गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ एक बार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग बातचीत कर रहे थे डाटा सफिशिएंसी पर। और रिफ्रेश कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। देखा, हमने इसमें कल आपको एक बेसिक बात बताई थी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? बिल्कुल सौरभ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी यूनिक आंसर की। मैंने आपको कल बताया था कि इसमें जब तक कि आपका एक सिंगल आंसर नहीं आ जाता, जब तक कि आपका यूनिक आंसर, एकल आंसर नहीं आता, तब तक आप कहेंगे कि आपको उत्तर नहीं मिला। और अगर आपका यूनिक आंसर आ भी रहा है तो आपको यह बताना पड़ेगा कि किस जानकारी की मदद से आपको वह आंसर मिल रहा है। तो अभी एक दो सवालों की प्रैक्टिस और करते हैं और फिर हम आते हैं यूपीएससी के प्रश्नों पर। डाटा सफिशिएंसी में यूपीएससी ने जो भी प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों पर हम चर्चाएं कर लेंगे। फिर तो अगला सवाल लिखिएगा। क्वेश्चन लिखना है, कपिल डेट ऑफ बर्थ इन अगस्त इज। कपिल की अगस्त में जन्म तिथि क्या होगी? कपिल डेट ऑफ बर्थ इन अगस्त इज। कपिल की अगस्त में जन्म तिथि क्या होगी? स्टेटमेंट 1, Kapil's mother remembered that. Kapil's mother remember that. कपिल की माता को याद है कि कपिल was born after 12th August but before 17 August. कपिल की माता को याद है कि कपिल का जन्म 12 अगस्त के बाद लेकिन 17 अगस्त के पूर्व हुआ है, लेकिन 17 अगस्त के पहले हुआ है। Kapil mother remember that Kapil was born after 12 August but before 17 August. Kapil's brother remember that. कपिल के भाई को याद है कि कपिल का जन्म आफ्टर 15 अगस्त बट बिफोर 20 अगस्त। कपिल के भाई को याद है कि कपिल का जन्म 15 अगस्त के बाद लेकिन 20 अगस्त के पूर्व हुआ है। ऑप्शन वही है आपके पास 5। ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट फॉर आंसर, ओनली सेकंड, बोथ, नन, ईदर, अलोन फर्स्ट और सेकंड।
बढ़िया। जिन लोगों ने भी सी लगाया, कपिल की मदर के अकॉर्डिंग या तो 13, 14, 15, 16 और कपिल के ब्रदर के अकॉर्डिंग 16, 17, 18, 19 और दोनों एक ही बात को कह रहे हैं, दोनों सही कह रहे हैं। यूनिक आंसर जो दोनों में कॉमन है, हम कहेंगे कि जो दोनों में कॉमन डेट आती है वो इसमें आंसर होता है और ये कई आंसर आ रहा है, इसलिए 16 अगस्त सही आंसर होगा। तो आइए अब ओरिजिनल सवालों को देखते हैं जो यूपीएससी पूछ रही है। थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाना चाहिए इसमें कि किस तरीके के प्रश्न यूपीएससी ने पसंद किए हैं। देखिए, पहला सवाल लिखते भी चलिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, आपको रिवीजन में याद आएगा कि यूपीएससी प्रश्न कैसे पूछ रही है। ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको और इन दो स्टेटमेंट की मदद से प्रश्न पूछा गया है और आपको उत्तर देना है। और उत्तर क्या है ये नहीं बताना है, बल्कि आपको बताना है कि किसकी मदद से आप उत्तर निकाल सकते हैं। फिर मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, तो तेजी से प्रश्न लिख दीजिए। ऑप्शन है ए, दोनों एक साथ। यूपीएससी कुछ भी कर सकती है, ऑप्शनों को आगे पीछे करती रहेगी। ऑप्शन आपके पास है, चार ऑप्शन। 45 सेकंड दे रहा हूं, कोई जल्दबाजी मत करना। आइए, ये ओरिजिनल आंसर ही मैंने लगाया है। अब जरा ध्यान से देखते चलेंगे सभी लोग। देखो, वो कहता है, हमें पहली जानकारी देता है कि 51 पृष्ठों की एक किताब है। किसी भी पृष्ठ पर दो से अधिक चित्र नहीं है, डायग्राम नहीं है, फिगर नहीं है। तो हमने कहा भाई दो से अधिक नहीं मतलब दो तो है, तो मैक्सिमम अगर हरेक पर, कल्पना करो हरेक पर दो दो चित्र हो तो ज्यादा से ज्यादा इस किताब में कुल 102 चित्र होंगे, ज्यादा से ज्यादा। फिर दूसरे में वो जानकारी देता है कि प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम एक रेखा चित्र है, मतलब अगर हर एक पर एक एक ही रेखा चित्र हो, कम से कम एक तो है ही, तो मिनिमम 51 डायग्राम होंगे इस किताब में। तो इस किताब में 51 से लेकर 102 डायग्राम है। प्रश्न है कि क्या इस पुस्तक में 100 से अधिक रेखा चित्र हैं? तो हम कहेंगे गारंटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि 100, 101, 102 इसकी भी संभावना है, 99, 98, 97, 51 तक की भी संभावना है। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि 100 से अधिक होंगे या नहीं, या 100 से कम होंगे। हमारे पास कोई एग्जैक्ट
डाटा नहीं आया, तो हम कहेंगे कि महोदय अभी कुछ और बताइए तो उत्तर निकल पाएगा। लेकिन आपकी ये जो 2 जानकारियां हैं, ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न का आंसर देने के लिए सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमें और जानकारी दीजिए तो शायद हम आपके प्रश्न का उत्तर निकाल पाएंगे कि क्या इसमें 100 से अधिक प्रश्न है या नहीं, और श्योर कुछ बता पाएंगे जिसमें हम कहेंगे कि गारंटेड कुछ रिजल्ट निकाल सकेंगे। तो बहुत बढ़िया सवाल है कि एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, डाटा इनएडिक्वेट है। दूसरा सवाल जो 2020 में आया है, प्रश्न पढ़ लीजिए पहले। आइए अब आपको ऑप्शन वही S1 अकेला, S2 अकेला, दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है। सेम ऑप्शन इस बार दिए गए हैं। प्रश्न आपको पता चल गया ना कि सबसे बड़ा कौन है। है 45 सेकंड है आपके पास। बहुत ही बढ़िया। देखो उसने कह दिया कि पी क्यू आर एस में जो है आर वो पी और क्यू से बड़ा है, मतलब पी और क्यू तो कंपटीशन से खत्म हो गए। अब बचा है केवल एस, और एस सबसे बड़ा नहीं है, तो क्लैरिटी आ गई कि सबसे बड़ा आर ही होगा। बहुत बढ़िया। फिर सवाल मैथ्स का है लेकिन डाटा सफिशिएंसी का, और ये पढ़ चुके हम लोग नंबर सिस्टम में। प्रश्न है कि 10 से 20 की एकमात्र प्राकृतिक संख्या अगर n हो तो n का क्या मान होगा। प्रश्न पढ़ लीजिए पहले आप लोग। पढ़ लिया है, लिख लिया है प्रश्न।
सावधानी से उत्तरों को निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हो सकता है आपको उत्तर भी पता हो, सब चीजें पता हो, लेकिन आपने उत्तर कैसे निकाला ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। और ट्राई जब तक नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं आ पाएगी। उसने कहा कि n एक प्राइम नंबर है, तो भाई हमने कहा n एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो बहुत सारे हैं, 2 है, 3 है, 5, 7, फिर उसके बाद बट उसने कहा 10 और 20 के बीच के ही प्राइम नंबर है। तो हमने कहा 10 और 20 के बीच का नंबर अगर हम देखेंगे तो 11, 13, 17, 19 है। पर वो ऐसा एक प्राइम नंबर है जो 4 से डिवाइड करे, अगर दूसरी जानकारी भी यूज करे तो एक शेषफल बचता है, यहाँ एक नहीं बच रहा है, यहाँ एक नहीं, तब भी 2 बच रहे हैं। और मैंने आपसे कहा है डाटा सफिशिएंसी में जब तक यूनिक आंसर नहीं होगा, ये नहीं चलेगा कि सर या तो उत्तर 13 या 17 होगा, ये गारंटेड है। भाई गारंटेड कोई एक आंसर होना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो आप आंसर दीजिए कि डाटा इनएडिक्वेट है, जानकारी अपर्याप्त है। जानकारी अपर्याप्त है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने थ्योरी का आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, जब तक यूनिक आंसर नहीं आएगा आप कहेंगे कि उत्तर नहीं आया है। इजी सवाल है, इसे तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग उत्तर निकालें। प्रश्न है, वे दो संख्याएं क्या हैं जिनका गुणनफल और योग ये है। पर आपको उत्तर बताना है कि आपका उत्तर अगर आया तो कौन सी जानकारी की मदद से। हर बार डी उत्तर नहीं होता मेरे लाल लालियों। कई लोगों को लगा कि हर बार डाटा इनएडिक्वेट बोल दो, ज्यादा चांसेस होते लेकिन इतना भी नहीं होता है। क्या क्लियरली आपको देख रहा है कि उनका प्रोडक्ट 21 है, तो 7 गुना में 3 हो सकता है, 1 गुना में 21, अभी भी 2 उत्तर आ रहे हैं। लेकिन जैसे उसने कहा कि उनका सम 10 है तो यूनिक आंसर बदल गया, इसके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं है। तो यूनिक आंसर का मतलब हो गया कि हम गारंटेड उत्तर बता सकते हैं। और अकेला पहला, अकेला दूसरा नहीं, दोनों एक साथ यूज करेंगे तो ये उत्तर आ पाएगा। 3 स्टेटमेंट का सवाल है, पूछा है सबसे छोटा कौन है। ऐसे सवाल इजी होते हैं, सबसे छोटा आपको बताना है कौन है इनमें, और आपको याद करके बताना है कि किस जानकारी से आपको उत्तर मिल पाया है।
ऑप्शन पर जरूर ध्यान देते चलना, ऑप्शन पर गौर करते चलेंगे तो उत्तर मिलेगा। बहुत अच्छा, मतलब बदलाव आने लगे हैं आंसर में अब यहां से। एक आध दो सवाल टिपिकल हो सकते हैं, लेकिन अब आपको एक आइडिया लगने लग गया है कि उत्तर कैसे निकालने हैं। देखो पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है, डी सबसे बड़ा है, ये जानकारी हटा भी दो तब भी दोनों से उत्तर पता चल जाएगा। सी जो है वो डी से छोटा है, डी से छोटा है, लेकिन ए और बी से बड़ा है। इसका मतलब सबसे छोटे या तो ए होंगे या बी होंगे, ये क्लियर हुआ। और उसने आगे कहा कि ए जो है वो बी से बड़ा है, तो सबसे छोटा बी है। हमें पता चला इन दोनों से डी सबसे बड़ा है, वो अगर ना भी होता तो भी हमें सबसे छोटा तो पता चल जाता। S1 और S3 दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। S2 नहीं भी होता तो भी आंसर आ जाता। हाँ, अगर सबसे बड़ा पूछा जाता तो फिर तो अकेला S2 ही उत्तर दे देता, लेकिन उसने पूछा सबसे छोटा कौन है, और सबसे छोटा बी है, ये हमें पता चला पहले और तीसरे से, पहले और तीसरे से। मैं चाहूंगा कि जो भयानक चेहरे बनाने वाले इमोजी है वो सामने आए और अपना डाउट पूछे, नहीं तो ऐसे भयानक चेहरे एग्जाम के बाद भी रहेंगे। आ जाएगा, आ जाएगा वो। मतलब मैं चाहूंगा कि इमोजी वाला व्यक्ति सामने आए, वो कहे कि यहाँ दुख है, तो शायद मैं उसकी जिंदगी के दुखों को दूर कर लूं। फोर स्टेटमेंट वाले भी आ सकते हैं। सौरभ, क्या तुम हो इमोजी वाले? इसने ये जो प्राइम नंबर वाला लाली कह रही है, पहले तो प्राइम नंबर मतलब पता होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। तो 2020 के वो सवाल थे। S2 क्यों सॉल्व कर रहे हो? S2 कह रहा है 4 से डिवाइड करने पर एक शेष बचता है, मतलब इन नंबरों में ऐसे नंबर जो 4 से डिवाइड, ये मदद कर रहे जानकारी या ये स्टेटमेंट? और इनकी मदद से सॉल्व कर रहे हैं हम कि क्या इसका उत्तर आ पाएगा क्या। और जो 100 फिगर वाला आप कह रहे हैं वो तो बहुत सिंपल है कि भाई इस किताब में इतने 51 से 102 चित्र हो सकते हैं, तो कोई गारंटी थोड़ी है। इतने इजी सवाल है, मतलब मजेदार सवाल है। अब और याद रखिएगा ये सवाल इसलिए खूबसूरत है क्योंकि इन सवालों में कोई तुक्के ट्रिक्स काम नहीं करती। यहां जब तक चीजें पता नहीं होगी व्यक्ति सही एनालाइज नहीं कर पाएगा। ये आपकी एनालिजिंग एबिलिटी चेक कर रहा है कि कितना स्टूडेंट सच में एनालाइज कर पाता है। श्रीकांत, इतना बड़ा मैसेज तो मैं नहीं पढ़ पाया बेटा, लेकिन मैं कहूंगा अभी क्लास ले लो, बाद में डाउट पूछ लेना। दो 2022 का सवाल वैसे मैथमेटिक्स का है, लेकिन हमने नंबर पढ़े हैं। इंटीजर किसे कहते हैं,
प्रश्न इस बार पहले प्रश्न पूछ लिया। देखो अब यूपीएससी ने बदमाशी की, पहले प्रश्न और अब स्टेटमेंट दिए हैं। लिख लीजिए तेजी से। आइए देखना, बढ़िया उत्तर दिया आप लोगों ने, लेकिन मैं अभी भी इस डाटा से खुश नहीं हूं। देखो मैं कहानी बता रहा हूं आपको, प्रश्न कैसे है ये। प्रश्न आपको कुछ जानकारियां देकर बताया जा रहा है कि क्या आप उत्तर दे सकते। जैसे एक कहानी समझो, मोहन, क्या मोहन का यूपीएससी में चयन हुआ? पहली जानकारी, मोहन ने अपना ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में कंप्लीट किया है। मोहन कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स। इज मोहन सेलेक्टेड इन यूपीएससी? फिर दूसरी जानकारी, मोहन ने इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है। अब आपसे प्रश्न वापस पढ़ लीजिए कि क्या मोहन का यूपीएससी में चयन हुआ? अब आपको चार ऑप्शन दिए रहे कि केवल पहली से पता चल गया, केवल दूसरे से पता चला, दोनों से यूज करने से पता चला, या जानकारी अपर्याप्त है। अब सोचो कि इसमें ए और सी लगाने वाले लोगों का क्या कर सकते हैं, ये बी लगाने वाले लोगों का क्या कर सकते हैं। ये तो मूल रूप से मूर्ख लोग हैं ना भाई, मैं इनको कैसे सिखा सकता हूं। आप कल्पना करिए, जिन्होंने ए बी सी लगाया, ये मानव मस्तिष्क तो लेकर आए नहीं है। क्योंकि जितना मुझे लग रहा है कि क्या अगर उसने ग्रेजुएशन कर लिया, उसने प्रीलिम्स की परीक्षा दी, तो पता चल गया कि मोहन का चयन हो गया, आपने बताना चाहिए क्या उसका कट ऑफ पार हुआ कि नहीं हुआ। तो जो 6% लोग हैं, मैं उनसे माफी चाहता हूं, बिल्कुल ऑन स्क्रीन माफी मांग रहा हूं कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आपके मस्तिष्क को कभी ट्रेन नहीं कर पाऊंगा। जिस दिन आप आईएएस बने तो मुझे सूचित करें। आप भले ही अपने सफलता का श्रेय किसी को देना, मुझे मत देना, लेकिन आपसे ना हो पाएगा, वो संभव ही नहीं है। तो बस ये सवाल कुछ ऐसे है। क्या थीम समझ में आ रही है आप लोगों को कि ये सवाल की थीम क्या है? इन सवालों में हमें जो जानकारियां दी जाती है, उसके बेसिस पर ये बताया जाता है कि हमें कैसे आंसर निकालने हैं। ये थीम बताने की मेरी कोशिश थी। आइए अब हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सवाल में अगर हम बातचीत करें तो पूछ रहा है कि क्या x एक इंटीजर है। हमने कहा भाई ठीक है, कुछ तो बताओ उसके बारे में। तो उसने कहा देखो, अगर उसको x बाय 3 से डिवाइड करे तो वह इंटीजर नहीं होता। तो मैंने कहा फिर भाई ये तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है,
मतलब वो 3 से डिवाइड होने वाला नंबर नहीं है। पर मैंने कहा भाई वो तो 1/2 भी हो सकता है, वो 1/3 भी हो सकता है, वो 1/4 भी हो सकता है, क्योंकि ये भी डिवाइड नहीं होते। हमें वो कह रहा है कि कोई ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होता। तो मैंने कहा तो भाई ये तो हजारों, लाखों, करोड़ों नंबर है, हजारों, लाखों, करोड़ों नंबर है। तो पहले से तो पॉसिबल ही नहीं कि उत्तर आएगा। पर वो कहता है आगे कि वो एक ऐसा नंबर है जो 3 का अगर उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो वो इंटीजर बन जाता है। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करो। पर 1/2 में 3 का मल्टीप्लाई करो तो इंटीजर नहीं आ रहा है। 1/3 में 3 का मल्टीप्लाई करो तो इंटीजर तो मिल रहा है, मतलब 1/3 भी हो सकता है। तो 1 2 4 5 7 1/3 1/9 सॉरी 1/3, इतने कई सारे नंबर हो सकते हैं। वो पूछ रहा है कि क्या वो इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा। मैंने कहा नहीं भाई, पूर्णांक भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन भिन्न भी हो सकता है। ये इंटीजर होते गए और ये फ्रैक्शन होता है। तो हमने कहा गारंटेड तो नहीं है कि वो पूर्णांक होगा। तो मैंने कहा महोदय, मैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए इतनी सी जानकारी से नहीं, आपको और कुछ बताना पड़ेगा तो मैं आपको गारंटेड बता पाऊंगा कि क्या वो एक पूर्णांक होगा कि नहीं। ठीक है, अच्छे सवाल है ये। कठिन सवाल था, कोई बात नहीं, ऐसे सवाल गलती से गलत हो भी जाए तो गलत चलेगा, क्योंकि कठिन सवाल है, नो डाउट। 2022 का ही सवाल था अगला। क्या जेड एक्स का भाई है? तो मैंने कहा भाई मुझे कैसे पता होगा, आप बताओ कुछ। तो बताने लगा है जानकारी। और बहुत बढ़िया प्रश्न है, मतलब ये रेयरली उत्तर निकाल पाएगा कोई इसका। देखो, प्रश्न पूछ रहा है कि इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, मतलब जेड क्या पुरुष है? पहले तो ये सवाल है, क्योंकि भाई तो पुरुष ही होगा। और क्या वह एक्स का भाई होगा, इसकी बात हमें ढूंढनी। वाई का भाई एक्स है, एक्स भाई है वाई का, और जेड का भाई वाई है, और जेड वाई का भाई। लेकिन अभी जेड का जेंडर कहाँ पता चला? जेड का जेंडर नहीं पता चला अभी भी, तो पहले से तो उत्तर नहीं आया। और उसने आगे जानकारी दी कि जेड एक्स वाई तीनों सिबलिंग है, मतलब सहोदर है, एक ही माता पिता के पुत्र हैं। तब भी हमें नहीं पता कि जेड भाई होगा कि बहन होगा, इनका एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है। मतलब महोदय, अभी आप कुछ और बताओ जिससे हमें पता चले कि जेड भाई होगा कि नहीं। बढ़िया सवाल है, मतलब भीड़ से अलग होने वाले सवाल है, अद्भुत और अच्छा सवाल। जेड का जेंडर हमें दोनों ही जानकारी से नहीं पता चला। ये बात समझ में आ रही है सभी को कि जेड का जेंडर हमें दोनों ही जानकारी से नहीं पता चला। जब तक कि जेंडर नहीं पता चलेगा
आप ये कैसे पता करेंगे कि वो भाई है कि बहन है? बहुत ही खूबसूरत सवाल है। 2022 का सवाल था, इसी साल आए हुए सवाल थे। और मेरा ये सवाल कट पेस्ट हुआ था 2022 में। ये सवाल जो अभी मैंने कल करवाया था, अगर आपको याद हो तो इन बदमाशों ने पी और क्यू कर दिया है, आंकड़े बदल दिए, देवीपुर और दुर्गापुर। देवीपुर और दुर्गापुर वाला सवाल, तो मैंने आपको कहा था कि नाम बदल सकते लेकिन प्रश्न तो सेम रहे। बहुत बढ़िया। चलो, ये 92% लोग ये तो है जो दूसरी बार अगर सवाल आ जाए तो उत्तर निकाल लेते हैं। बहुत अद्भुत। जब तक आप डायरेक्शन नहीं दोगे तब तक हम कैसे बता देंगे उनके बीच की दूरी क्या होगी? बढ़िया सवाल है। मैं जूम कर दे रहा हूं। हमें पूछा जा रहा है कि बी के ठीक बाई ओर, सॉरी, ए के ठीक बाई ओर कौन बैठा है? ऑप्शन देख लीजिए, वही है अलोन फर्स्ट, अलोन टू, दोनों एक साथ और दोनों एक साथ नहीं। देखो, ऑब्वियसली 6 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट है। सी बी के सामने बैठा है, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि ई डी के सामने बैठा है। अब ई और डी यहां भी हो सकते हैं, ई और डी यहां भी हो सकते हैं, ई और डी यहां भी हो सकते हैं। कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर आगे उसने कहा बी के ठीक बाई ओर एफ बैठा है, तो बी के क्लॉकवाइज एफ बैठा है, तो बी के क्लॉकवाइज एफ बैठ गया यहां पर। अगर एफ यहां आ गया तो ये श्योर हो गया कि यहां पर कौन आ जाएगा? ए। और वो कह रहा है कि ए के क्लॉकवाइज कौन होगा, तो ए के क्लॉकवाइज या तो डी होगा या तो ई होगा। श्योर नहीं है हम लोग, और जब तक श्योर नहीं है तब तक उत्तर कान बी डिटरमाइन नहीं आएगा। यूनिक आंसर इज द मेन सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर।
अच्छा प्रश्न है ये, 2022 के ही सवाल है ये। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि अब सवाल बहुत आने लगे इसके, और अच्छे सवाल है, इसीलिए पेपर कठिन भी हो रहा है, क्योंकि गधों को एलिमिनेट करने का एक अच्छा तरीका है। हल करके देखोगे, बस थोड़ा सा ही हल करके देखो, आइडिया लग जाता है कि थोड़े से हल करने में कि उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो, वो कह रही है कि मनीषा अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है, तो माना मनीषा की उम्र एक्स की है, तो माता उससे 24 साल बड़ी होगी। 5 साल के बाद दोनों की उम्र 5-5 साल से बढ़ जाएगी। अनुपात 3:5 का होगा। अब एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू एक्स की आ जाएगी, मतलब उत्तर निकाला जा सकता है। बढ़िया प्रश्न था। ABCDF जो प्रत्येक घंटे की अवधि के 1-1 घंटे के पीरियड है, सुबह 8 से 2 बजे के बीच में ये लगते हैं। तीसरे व्याख्यान अवधि में कौन सा व्याख्यान, मतलब तीसरे नंबर पर कौन सा पीरियड होगा, यह आपको बताना है। और ये दो जानकारियां हैं।
बहुत बढ़िया। देखो भाई, हमें तीसरे नंबर का पीरियड चाहिए। 6 पीरियड है इसमें। एफ के ठीक पहले ए आता है, एफ के ठीक पहले ए आता है और ठीक बाद में सी आता है। बी के बाद कोई नहीं तो बी लास्ट में आएगा। छठवां पता चल गया, लेकिन ये ए एफ सी कहाँ लगेंगे ये कोई श्योर नहीं है। ए एफ सी यहाँ भी आ सकते हैं, ए एफ सी यहाँ भी आ सकते हैं, तो कोई कंफर्म नहीं तीसरा पीरियड कोई भी हो सकता है। आंसर हम देने के लिए मतलब इतनी सी जानकारी से नहीं हो पाएगा। अब 2021 वाले सवाल देख लीजिए। बढ़िया प्रश्न है, रैंकिंग का सवाल है। देखो, शब्द पर गौर करो। प्रश्न पूछा है कि व्हाट इज द सीमास रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में शीर्ष स्थान से सीमा कौन से स्थान पर। तो भाई हमें बताना होना चाहिए कि शीर्ष से कितने पर है। तो सीमा की रैंक या तो नीचे से पता चल जाए। प्रिया सीमा से 4 स्थान नीचे है और सबसे निचले स्थान से वे 31वें स्थान पर। तो निचले स्थान से अगर कोई 21वां प्रिया पता चल गई, उससे 4 स्थान नीचे पता चल गई सीमा नीचे से, ऊपर से भी पता चल जाएगी। ईना सीमा से 4 स्थान 2 स्थान ऊपर है और सबसे निचले स्थान से वो 37वें पर है। तो हमें पता है टॉप प्लस बॉटम -1 इज इक्वल टू टोटल। तो टोटल हमें दिया है, बॉटम इन दोनों जानकारियों से निकल रहा है, टॉप हम निकाल पाएंगे। दोनों से बिल्कुल एग्जैक्टली सीमा की स्थिति निकाली जा सकती है। पर्याप्त है उत्तर देने। अद्भुत, अनिमेश, अर्पिता, मेघा, शशांक, रश्मित, अभिषेक, गीता, हिमांशी, पारुल, दिव्या, बहुत बढ़िया बेटा। इन लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिए और सबसे बेस्ट अनिमेश। 14 में से 13 डाटा सफिशिएंसी के आंसर। बहुत बड़ी बात है इतने बेटर आंसर देना। ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। पूछा है कि एबीसीडी ई में सबसे अधिक भारी कौन है। पढ़िए जरा, अद्भुत सवाल है 2021 का। अद्भुत आंसर है इसका, मतलब यकीन आना मुश्किल है ऐसा आंसर है।
और मैंने आपको कहा था कि अद्भुत यूनिक आंसर है। ध्यान से पढ़ो पहली जानकारी, ए और डी में से प्रत्येक बी ई एफ में प्रत्येक से अधिक भारी है, किंतु इनमें से कोई भी सबसे अधिक भारी नहीं। मतलब ए नहीं, डी नहीं, बी नहीं, ई नहीं, एफ नहीं, तो मेरे लाल लालियो सबसे भारी सी हो गया, पता चल गया हमें इसी से। सब तो दे दिया उसने कि ए भारी नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं, केवल एक ही तो बचा। इसी जानकारी से उत्तर आ गया था, पर इसमें तो है ही नहीं जानकारी। ए डी से अधिक भारी है किंतु सी से हल्का है, तो सबसे भारी सी है, हमें ये पता चल गया केवल पहली जानकारी से। अद्भुत और खूबसूरत सवाल। 2021 का एक और बढ़िया सवाल है। प्रश्न है कि इस महीने में 14वीं तारीख को कौन सा दिन होगा? 14वीं तारीख को कौन सा दिन होगा? और इसका भी आंसर कई लोग शायद ही निकाल। क्या बात है, ये हुई। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने, इतने लोगों ने आंसर निकाल दिया, बहुत ही बढ़िया। देखो भाई, आखिरी का दिन कुछ भी हो सकता है। 31 का महीना हो सकता है, 30 का महीना हो सकता है, 29 का, 28 का, हमें कहाँ पता समझ में आ रहा है। तो इसमें तो क्लियरिटी नहीं, लेकिन अगर महीने का 17वां दिन पता चल जाए तो महीने का 14वां दिन पता चल जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो आंसर आ जाएगा, केवल दूसरा पर्याप्त है। बाकी तो हमने अब ये देख ली। इसी के साथ डाटा सफिशिएंसी नाम का यह विषय समाप्त होता है। ये 2020, 21, 22 के सवाल मैंने इसलिए दिखाए ताकि आपको ये भरोसा हो कि चीजें ज्यादा टिपिकल नहीं है। हमें अपना सोच बदलनी है, हल करने का तरीका बदलना है। बिल्कुल प्राइम वाले में 13 और 17 आ सकते थे। दस भी ठीक हुए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रियल में टिपिकल सवाल है। अब आप टाइटल डाल दीजिए, डाटा इंटरप्रिटेशन। मैं इसकी शीट दे दूंगा। अब डाटा इंटरप्रिटेशन डी आई रीजनिंग खत्म हो चुका है। अब हम नए विषय शुरू कर चुके हैं। रीजनिंग में हमने रीजनिंग कल ही खत्म हो गया था, आज हमने डाटा सफिशिएंसी खत्म किया है। अब हम डाटा इंटरप्रिटेशन लेंगे, जो कि मुझे उम्मीद है आने वाले 2 दिनों में खत्म हो जाएगा। बढ़िया।
फिर डाटा इंटरप्रिटेशन के बाद कॉम्प्रिहेंशन। कल से डाटा इंटरप्रिटेशन शुरू हो जाएगा। मैथ्स में आ जाते हैं तेजी से। मैथ्स में मुझे बताइए, कल हमने शायद रिलेटिव स्पीड की शुरुआत की होगी, और रिलेटिव स्पीड में कल सवाल किए होंगे चोर को पकड़ने वाले। रिलेटिव स्पीड के सवाल कल किए थे ना हमने। तो अभी रिलेटिव स्पीड में ही हम कुछ और सवालों को हल कर रहे हैं। हाँ, कल डाउट सेशन था। कल नहीं, मतलब लास्ट क्लास की बात कर रहा हूं मैं। समझ गया मैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग उसी में जो लास्ट बात हुई थी उससे आगे की। ठीक है, आइए। रिलेटिव स्पीड में मैंने आपको बताया था कि अगर दो वस्तुएं एक ही डायरेक्शन में चलेगी तो रिलेटिव स्पीड एक के रिस्पेक्ट में दूसरी दोनों का डिफरेंस होगी, और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेगी तो रिलेटिव स्पीड दोनों स्पीड के जोड़ के बराबर होगा। यहां तक की हमारी बातचीत थी। तब अगर हम बातचीत यहां पर आगे बढ़ाए तो हमने पहले टाइप देखे थे इसमें चोर वाले सवाल। अब एक ट्रेन वाले सवाल इसमें आते हैं जो रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड होते हैं। लिखना प्रश्न बिल्कुल वही जैसे चोर पुलिस वाला था, बस यहाँ चोर की जगह पहली ट्रेन, पुलिस की जगह दूसरी ट्रेन हो जाएगी। लिखना, ए ट्रेन लीव दिल्ली स्टेशन टूवर्ड प्रयागराज। एक ट्रेन दिल्ली से प्रयागराज के लिए, a train लीव दिल्ली स्टेशन टूवर्ड प्रयागराज। एक ट्रेन दिल्ली से प्रयागराज के लिए शाम 7 बजे रवाना होती है। शाम 7 बजे रवाना होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। A train leave Delhi toward Prayagraj at 7 p.m. at the rate of 60 kilometer per hour. At the rate of 60 kilometer per hour. Another train leave Delhi station. Another train leaves Delhi station on the same route. On the same parallel route. अन्य ट्रेन दिल्ली से उसी समानांतर मार्ग पर छूटती है। अन्य ट्रेन दिल्ली से उसी समानांतर मार्ग पर छूटती है शाम 8 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एट द रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। एट द रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। At what time second train cross the first train? तब दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को कब पार करेगी? At what time second train cross the first train?
दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को कब पार करेगी, एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली स्टेशन, एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली स्टेशन, और दिल्ली स्टेशन से कितनी दूरी पर। दिल्ली स्टेशन से कितनी दूरी पर। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे हमने चोर पुलिस के सवाल देखे थे, बस यहाँ दो ट्रेनों की बातचीत हो गई है। बहुत बढ़िया कौशिक, 240 और शाम 11 रात 11 बजे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो हमने कहा है कि रिलेटिव स्पीड का तभी वर्ड यूज करेंगे तभी जब दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करें। तो दोनों शाम 8 बजे चलना स्टार्ट करेगी एक साथ, लेकिन एक ट्रेन दिल्ली पर होगी और दूसरी ट्रेन दिल्ली से 60 किलोमीटर आगे, क्योंकि वो 7 बजे ही निकल चुकी थी। ये चलेगी 60 से, ये चलेगी 80 से, तब relative speed is equal to distance by time, time is equal to distance by relative speed। 60 का गैप उन्हें कवर करना है 20 के हिसाब से 3 घंटे। 3 घंटे कब से, शाम के 8 से 3 घंटे मतलब 11 बजे। और 3 घंटे में 80 किलोमीटर वाली कहाँ चली गई होगी, 240 किलोमीटर दूर, मतलब कहीं 240 किलोमीटर की दूरी पर यह घटनाक्रम हुआ होगा। 240 किलोमीटर की दूरी पर यह घटनाक्रम हुआ होगा। अब इसमें एक और सवाल दिखा रहा हूं, ऐसा ही सवाल, लेकिन इस बार दोनों ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट अगर आए तो क्या करेंगे हम। ठीक है, अब लिखना, ए ट्रेन लीव दिल्ली स्टेशन टूवर्ड मुंबई मॉर्निंग 8 o'clock। एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए सुबह 8 बजे रवाना होती है। ए ट्रेन लीव दिल्ली स्टेशन टूवर्ड मुंबई मॉर्निंग 8 o'clock एट द रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एट द रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। While another train leave Mumbai station toward Delhi morning 8-10 o'clock, जबकि दूसरी ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए, जबकि दूसरी ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए सुबह 10 बजे रवाना होती है,
60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। If distance between Delhi to Mumbai is 1200 किलोमीटर, यदि दिल्ली से मुंबई के मध्य की दूरी 1200 किलोमीटर हो, if distance between Delhi to Mumbai is 1200 किलोमीटर, ये दिल्ली से मुंबई के मध्य की दूरी 1200 किलोमीटर हो, at what time both train cross each other, तब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कब पार करेगी और मुंबई से कितनी दूरी पर। Then both train cross each other and also find the distance from मुंबई स्टेशन, और मुंबई से कितनी दूरी पर। एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए सुबह 8 बजे रवाना होती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरी ट्रेन मुंबई से दिल्ली के लिए सुबह 10 बजे रवाना होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दोनों के बीच का डिस्टेंस 1200 किलोमीटर है। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कब पार करेगी और प्रारंभिक मुंबई से कितनी दूरी पर एक दूसरे को क्रॉस करेगी। शाम 8 बजे और 600 किलोमीटर की दूरी पर, क्या बात है। शेर मोहम्मद, बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको इसके पहले ही बताया, दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट वो दूरी है जब दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली वाली ट्रेन तो सुबह ही शुरू हो गई थी 8 बजे, मुंबई वाली 10 बजे निकलेगी। तो पहले 2 घंटे इसको चला लो, तो 2 घंटे 100 किलोमीटर वो आगे निकल गई होगी। इसका मतलब हुआ कि उनके बीच का जो गैप होगा वो केवल 1100 किलोमीटर रह गया होगा। तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। 1100 किलोमीटर का गैप, क्योंकि 100 किलोमीटर तो एक ट्रेन अकेले ही कवर कर चुकी थी, और रिलेटिव स्पीड आप जानते हैं कि उनकी अपोजिट में जुड़ जाएगी। 10 घंटे के बाद वे दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी। सुबह के 10 बजे से 10 घंटे, इसका मतलब 10 से 2 घंटे हो जाएंगे 12 बजे, और 8 घंटे और, तो मतलब शाम को 8 बजे वे दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी। और इन 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक 10 घंटों में 60 के हिसाब से, क्योंकि मुंबई की ट्रेन की चाल 60 की है, 600 किलोमीटर दूर का ये घटनाक्रम हुआ होगा जहां पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही होगी। तो इसमें सवाल जो आते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में चलने वाले सवाल भी आ सकते हैं, या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के सवाल भी आ सकते हैं।
कोई नहीं बेटा अरमान, इसमें हमने वही बात की है कि पहले 100 किलोमीटर दिल्ली वाली चल गई 2 घंटे में, क्योंकि वो अकेले ही चल रही थी। फिर दोनों का एक साथ चलने वाला केस देख लेना है, और जब दोनों एक साथ चलेंगे तो हम कहेंगे कि भाई 1100 किलोमीटर की गैप बच गया, और 110 क्यों? क्योंकि इस बार दोनों अपोजिट है तो स्पीड जुड़ जाएगी, 50 और 60 110, 10 घंटे के बाद। क्वेश्चन में 8 PM मेंशन था, क्वेश्चन में 8 AM है, हम बता रहे 8 PM को वो एक दूसरे को पार करेगी। अब मैं एक कठिन सवाल दे रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि ये सवाल इस बार 2023 का प्रश्न है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि वो सवाल मैंने भेज दिया है। वन सेकंड, बस 1 सेकंड, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सवाल मैंने भेजा है बना के, तो हो सकता है कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, सब रिलेशंस होते हैं। कोई प्राइवेट व्यक्ति कैसे भेज सकता है? ऐसी बातें करते हो, ऐसी चीजें उजागर नहीं की जाती। पर 1 सेकंड का मुझे टाइम दो। प्राइवेट व्यक्ति कोई नहीं भेज सकता, कोई नहीं, पर रिलेशन भी कोई चीज होती है। 1 सेकंड का टाइम दीजिए। लिखना, 2 car 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन हाईवे। दो कार एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी है एक सड़क पर। 2 car 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दो कार 100 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी हैं किसी सड़क पर। स्पीड ऑफ द राइट कार is 60 kilometer per hour and left car is 40 kilometer per hour. दाई कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बाएं कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। A birds also fly. A birds also fly just above the right car at the rate of 80 किलोमीटर पर आवर। एक पक्षी जो दाई कार के ठीक ऊपर है
80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है। एक पक्षी जो दाई कार के ठीक ऊपर है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है। When it reaches the left car, it turn its direction. जब वह बाई कार के पास पहुंचता है तो वह दाई कार की ओर मुड़ जाता है। When it reaches the left car, it turn its direction. And when it reaches the right car, it turn its direction again to the opposite. And when it reaches the right car, it turn its direction again to the opposite. etc etc और इसी प्रकार से। मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि जब वो उड़ता है, ऑब्वियसली उसकी चाल ज्यादा है तो वो कार से तो आगे ही निकल जाएगा। इधर दोनों गाड़ियां चल रही हैं एक दूसरे की ओर, तो कहीं बाई कार से मुलाकात हुई, टर्न हो गया, फिर राइट कार से मुलाकात हुई, फिर टर्न हो गया, फिर टर्न हो गया, फिर टर्न हो गया, इस तरीके से। What is the total distance that the bird has traveled? What is the total distance that bird has traveled at the moment that the two cars have reached each other? What is the total distance that the bird has traveled at the moment that the two cars have reached each other? इन दोनों कारों के द्वारा तब पक्षी के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तब पक्षी के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए जब तक कि दोनों कार मिल नहीं जाती। जब तक कि दोनों कार मिल नहीं जाती। प्रश्न लिख दिया है सभी ने? तो मुझे उम्मीद है इस बार इस प्रश्न की इस पक्षी के द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जब तक कि दोनों कार मिल नहीं जाती। पहले तो प्रश्न समझ में आ रहा है? ये पक्षी उड़ रहा है ऊपर, दोनों कारें भी चल रही हैं, ऐसा चित्र बना दो। और ये क्या करता है कि भी दोनों कार एक से मिला फिर इधर मुड़ गया, दूसरी कार से मिला फिर इधर मुड़ गया, फिर मुड़ गया। ऐसा तब तक करता है जब तक कि दोनों कारें एक दूसरे से नहीं मिल लेती। तो ये सवाल भले ही बहुत बड़ा लग रहा हो, लेकिन 1 सेकंड का आंसर है, मात्र 1 सेकंड। मुझे बस इतना सा जवाब दो आप लोग, बस इतना सा जवाब दो। दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करती है। बिल्कुल अरमा, ये दोनों कार कितने समय में मिलेगी? दोनों कार कितने समय में मिलेगी? बहुत बढ़िया। डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। 100 किलोमीटर की दूरी एक दूसरे के अपोजिट 100 की स्पीड से 1 घंटे में दोनों कार मिल जाएगी। ये तो सबको क्लियर हो रहा है कि सर 1 घंटे में दोनों कार मिल जाएगी। तो ये पक्षी ऐसी हवाबाजी कब तक कर रहा होगा?
ये पक्षी, ये बर्ड ऐसी हवाबाजी कब तक कर रहा होगा? 1 घंटे तक। 1 घंटे में ये कितनी स्पीड से उड़ता है? तो 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर आप बाइक चलाओगे तो 1 घंटे में कितना दूर निकल जाओगे? मतलब इस पक्षी के द्वारा ये जो अजीबोगरीब दूरी तय की गई वह 80 किलोमीटर की होगी। मैं वही बता रहा हूं, सवाल अगर आंसर पता चल गया तो 1 सेकंड का आंसर है, नहीं पता चला तो शाम तक भी आंसर नहीं आ पाएगा। वही बात है कि एग्जाम हॉल में अगर नहीं आया तो वो बाहर ही पता चलेगा। भाई ये पक्षी ऐसा तब तक करेगा जब तक दोनों गाड़ियां मिल नहीं जाती, और दोनों गाड़ियां 1 घंटे में मिल जाएगी। 1 घंटे में तक पक्षी उड़ता रहा 80 के हिसाब से 80 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड 100 कैसे? अपोजिट में दोनों को जोड़ दीजिए। शीट ग्रुप में मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड में अब एक आखिरी टाइप के सवाल हमारे बचे हैं। इसमें से कुछ बातें हमने रिलेटिव स्पीड वाली की थी। एक सवाल सर्कुलर ट्रैक वाला बचा हुआ है हमारा। तो सर्कुलर ट्रैक में तीनों लोग फिर से एक साथ कब होंगे? यदि 3 लोग सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ना स्टार्ट करें एक ही डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर वो फिर से कब होंगे? तो हमने एलसीएम में आपको बताया था कि वो टाइम, इन जो भी इनके राउंड पूरा करने का टाइम होगा उसी का एलसीएम होगा। बट यहां एलसीएम नहीं है। एलसीएम में डायरेक्ट आपको टाइम दे दिया जाता था कि उनका एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन यहां डायरेक्ट टाइम नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको सर्कुलर ट्रैक की लंबाई दे दी जाएगी, तीनों की स्पीड दे दी जाएगी, ए की, बी की और सी की। तो पहले आपको एक राउंड पूरा करने में ए को कितना लग रहा है, बी को कितना टाइम लग रहा है, यह आपको बताना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो पहले व्यक्ति को जो टाइम लगेगा वो एल लंबाई एस ए की स्पीड से, एल लंबाई एस बी की स्पीड से, और टीसी का टाइम होगा वही एल लंबाई एस सी की स्पीड से। तो आप ये राउंड निकाल का टाइम निकाल देना, और फिर फाइनल टाइम के लिए एलसीएम ऑफ टी ए, टी बी, टी सी बराबर फाइनल टाइम होगा, फाइनल टाइम होगा। तो टाइम निकालने के लिए एलसीएम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस बार टाइम भी आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, आपको लंबाई दी जाएगी। एलसीएम में वो सवाल हमने देखे थे जहां डायरेक्ट टाइम दे दिया जाता है, तो वो सवाल एलसीएम का था। लेकिन पहले हमें एक एक राउंड पूरा करने में पहले को कितना लगेगा, दूसरे को कितना लगेगा, तीसरे को कितना लगेगा, इसे कवर करना पड़ेगा। बना लिया होगा आप लोगों ने। तो पहला सवाल लिखिए, सर्कुलर ट्रैक में ये क्या टाइटल क्या डाला आप लोगों ने? फर्स्ट मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द सर्कुलर ट्रैक।
डिस्टेंस मतलब ये लंबाई है सर्कुलर ट्रैक की। आप पहले टाइटल डाल दीजिए, वृत्ताकार पथ पर प्रारंभिक बिंदु पर पहली मुलाकात। वृत्ताकार पथ पर प्रारंभिक बिंदु पर पहली मुलाकात। वो भी आएंगे अरमान, प्लेटफॉर्म वाले सवाल वो सब अगले चैप्टर में है, जिसका नाम होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन। अभी तो हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो अभी अगले चैप्टर में आएंगे। लिखेंगे पहला प्रश्न, लेंथ ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इज 600 मीटर। एक वृत्ताकार पथ की लंबाई 600 मीटर की है। लेंथ ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इज 600 मीटर। एक वृत्ताकार पथ की लंबाई 600 मीटर की है। 3 person ABC start moving together from the starting point from a certain point। 3 व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तीन व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं, जिनकी चाल क्रमशः 20 मीटर प्रति मिनट, 30 मीटर प्रति मिनट और 50 मीटर प्रति मिनट की है। 20 मीटर प्रति मिनट, 30 मीटर प्रति मिनट, 50 मीटर प्रति मिनट की है। After how much time they again come together at the starting point? कितने समय के पश्चात वे पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे? After how much time they again come together at the starting point? कितने समय के पश्चात वे पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे? साठ मिनट के बाद। बहुत ही बढ़िया। तो आप कहेंगे कि सर पहले व्यक्ति को अपना एक चक्कर पूरा करने में
600/20 30 मिनट का समय लगा होगा। दूसरे व्यक्ति को एक राउंड पूरा करने में 20 मिनट का समय लगा होगा। तीसरे व्यक्ति को एक राउंड पूरा करने में 12 मिनट का समय लगा होगा। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, सॉल्व करते चलेंगे तो 60 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद। क्लियर है ये सवाल? अब यूपीएससी वाला सवाल देखो जो 2010 में आया है। इस पर 2010 में जो आया है लिखना, three person ABC are moving on the circular track from the same point in the same direction। 3 व्यक्ति एबीसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं एक ही बिंदु से एक ही दिशा में। 3 person ABC are moving on the circular track from the same point in the same direction। From the same point in the same direction। If the length of the circular track is 22 किलोमीटर, यदि वृत्ताकार पथ की लंबाई 22 किलोमीटर की हो, if length of the circular track is 22 kilometer and speed of the person is 4 kilometer per hour, 5.5 kilometer per hour, 6 kilometer per hour respectively। 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो। After how much time they again come together at the starting point। तो कितने समय के पश्चात वे तीनों पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। After how much time they again come together at the starting point। और यूपीएससी ने जो ऑप्शन दिए थे वो ऑप्शन ये थे। अद्भुत। अगर इसका आंसर आप सही निकाल पाए तो समझ जाओ कि मैथ्स बहुत अच्छा आता है आपको। सबसे पहले तो आप कहेंगे सर टाइम पहले व्यक्ति का 22 किलोमीटर, दूसरे व्यक्ति का तो ये पूरा कट रहा है। और मैंने आपसे कहा है कि तभी एलसीएम में यूज करना जब उसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो 22/4 मतलब 11/2, 22/5.5 मतलब 4 और 22/6 मतलब 11/3। इसका आंसर
चारों ही ऑप्शन में कोई नहीं था। मैंने उस ऑप्शन को हटा दिया कि कुछ लोग शायद कहेंगे कि नहीं सर कोई भी उत्तर नहीं आया। एलसीएम आना चाहिए था 44 घंटों के बाद। अधिकतर ने तो 22 लगा दिया था, लेकिन 44 घंटों के बाद वे तीनों के तीनों पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। कुछ ना कुछ लगाना पड़ा। एलसीएम हमने पढ़ा था इसको, खुशबू याद करो, सभी को याद आ रहा है? ऊपर का एलसीएम 11 4 11 का एलसीएम 11 का 11 4 11 और नीचे का एचसीएफ तो एक ही आएगा। तो ये आया हुआ सवाल है यूपीएससी 2010। यूपीएससी ये तो मैंने जानबूझ के गलत दिए चारों ही। 44 घंटे सोचना ही नहीं। अब आते हैं, इसमें एक और सवाल बनता है सर्कुलर ट्रैक का। एक टाइटल डालना, जो मैं टाइटल डलवा रहा हूं, फर्स्ट मीटिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, वृत्ताकार पथ पर पहली मुलाकात। फर्स्ट मीटिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, वृत्ताकार पथ पर पहली मुलाकात। अब जरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर गौर करिएगा। वृत्ताकार पथ पर पहली मुलाकात, तो ये क्या सवाल है? अभी तो हम देख रहे थे, तो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। इसके पहला का जो सवाल था, वहां सर्कुलर ट्रैक पर प्रारंभिक बिंदु पर मुलाकात की बातचीत थी। हो सकता है वो बीच में कई बार मिल गए थे, हो सकता है वो बीच में कई बार मिल गए थे। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर वो पहली बार ही मिले थे। लेकिन यहां मैं कह रहा हूं फर्स्ट मीटिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक। फर्स्ट मीटिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक का मतलब कि भाई वो कहां मिल रही वो इंपॉर्टेंट नहीं, पर मिलना तो पहली बार ही चाहिए। तो ऐसे सवालों में फिर दो केस बनेंगे। ऐसे सवालों में फिर दो केस बनेंगे। पहला, इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। दूसरा, इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, यदि वह समान दिशा में चल रहे हो। तो यहां रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आता है। दो लोगों का ही सवाल हम इसमें बनाएंगे। सवाल 3 और 4 का केवल कैट में आता है, इसलिए हम इसमें दो ही लोगों का सवाल पढ़ते हैं। तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। माना वृत्ताकार पथ की लंबाई l हो, तो पहले में दोनों अगर अपोजिट है तो दोनों की स्पीड के जोड़ के बराबर का टाइम लगेगा फर्स्ट मीटिंग के लिए। और यहां पर
दोनों की स्पीड का, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो S1 माइनस S2 की बात आ जाएगी। अब मैं आपको एक सवाल ऐसा दे रहा हूं जिसमें ये भी पूछता हूं और पिछला वाला भी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या डिफरेंस है दोनों प्रश्नों। दोनों प्रश्नों में क्या डिफरेंस होगा। तो एक प्रश्न लिखिएगा जिसमें मैं दोनों ही चीजें जोड़ दे रहा हूं। लिखना, two person A and B are moving on the circular track from the same point in the opposite direction. From the same point in the opposite direction. दो व्यक्ति ए और बी वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। एक ही बिंदु से एक दूसरे की विपरीत दिशा में, एक दूसरे की विपरीत दिशा में। If the length of the circular track is 600 meter, यदि वृत्ताकार पथ की लंबाई, यदि वृत्ताकार पथ की लंबाई 600 मीटर की हो, लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 600 मीटर, यदि वृत्ताकार पथ की लंबाई 600 मीटर की हो तथा इनकी चाल 30 मीटर प्रति मिनट और 20 मीटर प्रति मिनट हो, तथा इनकी चाल 30 मीटर प्रति मिनट और 20 मीटर प्रति मिनट की हो, देन, तब पहला प्रश्न, at what time they again come together at the starting point, तब वे दोनों पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। Then at what time they again come together at the starting point, तब वे दोनों पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर कब होंगे। एंड सेकंड, at what time they again come together, और कितने समय के पश्चात वे पुनः एक साथ होंगे, कितने समय के पश्चात वे पुनः एक साथ होंगे। दो सवाल हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या आपको ये आइडिया लग रहा है कि 60 मिनट पे जब उसकी मीटिंग हुई तो वो 5वीं मीटिंग थी, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर होने वाली वो पहली मीटिंग थी। अर्पित 30 मिनट कैसे आ रहा है। पहले में तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमें 600 मीटर में एक राउंड पूरा करने में एक को लगेगा 20 मिनट, दूसरे को लगेगा 30 मिनट और एलसीएम आ जाएगा 60 मिनट। तो पहले में तो एलसीएम का खेल रहेगा
और दूसरे में क्योंकि वो अपोजिट चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड 600/50, 12 मिनट के बाद ही वे दोनों पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर आ गए थे। तो दो टाइप के कंसेप्ट है, एक तो है स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ आना और एक है एक साथ आना, और दोनों में एक में रिलेटिव स्पीड इंपॉर्टेंट है, एक में एलसीएम इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ टाइम एंड डिस्टेंस नाम का ये चैप्टर खत्म होता है। उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन। ये टॉपिक अगला है। हाँ बिल्कुल, ये टॉपिक जो पिछला वाला था टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा बड़ा टॉपिक और कठिन टॉपिक है। हम कल से स्टार्ट करेंगे इसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, ट्रेन पर आधारित प्रश्न। बस अब 5-6 मार्च तक खत्म हो जाएगा। जो क्लासेस वैसे तो 5 मार्च तक थी लेकिन 15 मार्च तक दिख रही है, वो रीशेड्यूल क्लासेस है ना भाई। बीच बीच में कई बार क्लासेस नहीं हो पाई तो रीशेड्यूल होकर 15 तक चली गई, लेकिन 5-6 मार्च तक बढ़िया से हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं मैं उनसे कहूंगा वो पूरा रिकॉर्डेड क्लास अभी वाला करे, जो मैंने 12 दिसंबर से सिस्टमेटिक ढंग से चलिए। अब मुझे आप लोग बताए कि अब इतना टाइम हुआ है, अभी भले कोर्स नहीं हुआ है पूरा, लेकिन कॉन्फिडेंस में कुछ बदलाव आया है, चीजें बदल रही हैं, आपको से बेटर लग रहा है कि हाँ अब हम कर सकते हैं। गरीब लोगों की मदद मैं मैक्सिमम कर लेता हूं, लेकिन कुछ ऐसे अभागे होते हैं जिनको सिस्टम ही सुधार सकता है, वो मेरे माध्यम से नहीं सुधर पाते। अभी कॉम्प्रीहेंशन भी हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, कॉम्प्रीहेंशन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस